स्केप्टिक आदित्य में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपकी हाई वैल्यू पर्सनालिटी प्लेबुक के तीसरे चैप्टर के बारे में। अच्छा, तो इस नियम का असली मतलब क्या है? सीधा साधा हिसाब है, लोगों को हमेशा अंदाजा लगाते रहने पर मजबूर करना। देखिए, अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि आप असल में चाहते क्या हैं, तो वो आपके खिलाफ कोई प्लान बना ही नहीं पाएगा, है ना? आप उन्हें एक तरह से अंधेरे में रखते हैं, थोड़ा सा अनबैलेंस्ड। इस नियम को और अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले देखेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। फिर एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां कोई इसे फॉलो करने में बुरी तरह फेल हो गया। इसके बाद हम इतिहास से दो जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज देखेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि कभी-कभी इस नियम को तोड़ना ही सबसे समझदारी का काम क्यों हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल ना बहुत ही सिंपल है। सोचिए जैसे आप शतरंज खेल रहे हैं। अगर आपके अपोनेंट को पता ही नहीं है कि आपका अगला मूव क्या होगा, कि आप किस मोहरे पर हमला करने वाले हैं, तो वो खुद को डिफेंड कैसे करेगा? बस अपने इरादों को छिपाकर आप उन्हें अंधेरे में रखते हैं और अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बना लेते हैं। तो क्या होता है जब आप इस रूल को इग्नोर कर देते हैं? नतीजा काफी बुरा हो सकता है। चलिए आपको 17वीं सदी के फ्रांस में ले चलता हूं, जहां एक नौजवान मार्कीज की कहानी है जिसने ये सबक बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखा था। तो कहानी का हीरो है हमारा मार्क्वेस, जो एक खूबसूरत काउंटेस के प्यार में पूरी तरह से पागल था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात आगे कैसे बढ़ाए। तो उसने मदद ली उस जमाने की सबसे माहिर महिला निनोन डे लेंक्लॉस से, जो आप कह सकते हैं सिडक्शन के इस खेल की मास्टर थीं। निनॉन का प्लान बड़ा ही शानदार और 3 स्टेप वाला था। स्टेप 1, मार्क्वेस को थोड़ी दूरी बनानी थी, मतलब काउंटेस से एक दोस्त की तरह बिल्कुल कैजुअली मिलना था। स्टेप 2, उसे दूसरी खूबसूरत औरतों के साथ दिखकर काउंटेस के मन में थोड़ी जलन पैदा करनी थी। और फाइनली स्टेप 3, उसे एकदम अनप्रिडिक्टेबल बनना था, कभी काउंटेस की सोशल लाइफ में दिखना, कभी गायब हो जाना। मकसद बस एक था, काउंटेस को कंफ्यूज्ड और क्यूरियस बनाए रखना। और कमाल की बात यह है कि प्लान काम कर रहा था। काउंटेस मार्क्वेस के इस अजीब बर्ताव से सच में इम्प्रेस हो रही थी। वो धीरे धीरे उसके जाल में फंस रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, या शायद बस ऐसा लग रहा था। लेकिन बस एक कमजोर पल में मार्क्वेस अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने काउंटेस को सीधे सीधे अपने प्यार के बारे में बता दिया, और बस उसी एक पल में सारा का सारा मैजिक खत्म हो गया। उसने खेल का सबसे जरूरी रूल तोड़ दिया था। और इसका नतीजा? काउंटेस को लगा जैसे उसे बेवकूफ बनाया गया, उसे इस्तेमाल किया गया। जो चीज पहले एक दिलचस्प खेल लग रही थी, वो अब एक भद्दी चालाकी भरी साजिश बन गई थी। मार्क्वेस की उस एक सीधी बात ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब आप बहुत जल्दी अपने इरादे जाहिर कर देते हैं, तो आप सामने वाले की दिलचस्पी तो खो ही देते हैं, बल्कि उन्हें खुद से दूर भी कर देते हैं। तो ये तो थी फेलियर की कहानी। अब देखते हैं कि जब कोई इस नियम में महारत हासिल कर लेता है तो क्या होता है। और इसके लिए हम इतिहास के सबसे शातिर पॉलिटिशियंस में से एक ओटो वॉन बिस्मार्क की कहानी देखेंगे। तो बात है 1850s के दशक की। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच जंग छिड़ने ही वाली थी, और बिस्मार्क, वो तो एक जोशीले देशभक्त और मिलिट्री मैन के तौर पर जाने जाते थे। तो सबको यही लग रहा था कि भाई बिस्मार्क तो जंग के लिए ही बोलेंगे। ये एक ऑब्वियस सी बात लग रही। लेकिन बिस्मार्क ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पार्लियामेंट में एक जोरदार स्पीच दी, लेकिन जंग के सपोर्ट में नहीं, बल्कि शांति के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे युद्ध का कोई फायदा नहीं जिसका कोई साफ मकसद ना हो। उनके इस मूव से उनके दोस्त और दुश्मन सबके सब हैरान रह गए। पर असल में बिस्मार्क के दिमाग में एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान चल रहा था। उनका असली मकसद जंग को रोकना नहीं था, बल्कि उसे सिर्फ कुछ समय के लिए टालना था, तब तक के लिए जब तक प्रशिया मिलिट्री के हिसाब से और मजबूत न हो जाए। उनकी इस शांति वाली स्पीच से उन्हें राजा का भरोसा मिला और सत्ता में आने का रास्ता खुल गया। और फिर कुछ साल बाद जब प्रशिया पूरी तरह से तैयार था, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया और उसे हराकर जर्मनी को एक कर दिया। देखा, अपने असली इरादे को छिपाकर उन्होंने वो सब हासिल किया जो वो चाहते थे। बिस्मार्क की ये जो ट्रिक थी ना, वो इस नियम के कुछ बहुत जरूरी पार्ट्स को हाईलाइट करती है। उन्होंने एक रेड हेरिंग, यानी एक तरह का चारा फेंका, शांति की बातें करके, ताकि लोगों का ध्यान उनके असली मकसद से भटक जाए। उन्होंने झूठी ईमानदारी दिखाई, अपने असली विचारों के बिल्कुल उलट बात की,
वो अपनी इच्छाओं के बारे में तो खूब बातें करते रहे, लेकिन अपनी असली इच्छाओं के बारे में कभी नहीं। ये ध्यान भटकाने की कला का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए, अब एक और भी ज्यादा सटल टैक्टिक की बात करते हैं, स्मोक स्क्रीन। देखिए, बिस्मार्क की रेड हेरिंग एक एक्टिव चाल थी, मतलब जानबूझकर ध्यान भटकाना। स्मोक स्क्रीन इससे थोड़ा अलग है, ये ज्यादा पैसिव होता है। ये अपने इरादों को एक नॉर्मल सी, थोड़ी बोरिंग सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपाने की कला है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। रेड हेरिंग एक जादूगर की तरह है, जो आपका ध्यान अपने एक हाथ पर रखता है, जबकि असली ट्रिक दूसरे हाथ से करता है। वहीं स्मोक स्क्रीन एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली दुकान की तरह है, जिसके पीछे कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा हो। एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव। इस टैक्टिक का एक क्लासिक एग्जाम्पल हमें मिलता है फेमस कॉन आर्टिस्ट येलो किड वेल की कहानी में। उसका टारगेट था एक अमीर बिजनेसमैन सैम गीजिल। वेल ने एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन तैयार किया, एक शिकार लॉज बेचने का ऑफर। ये एक बहुत ही सीधा साधा और थोड़ा बोरिंग सा सौदा लग रहा था, जिसकी वजह से गीजिल ने अपनी सारी गार्ड्स डाउन कर दी। तो जब गिजिल का पूरा ध्यान उस जमीन के सौदे पर था, वेल ने अपना असली जाल बिछाया। उसने एक नकली बॉक्सिंग मैच पर एक बड़ी शर्त लगा दी। अब गिजिल, जो जमीन के सौदे को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, उसने उस मैच में अपने पैसा लगा दिया, ये जाने बिना कि ये सब कुछ एक सेटअप था। स्मोक स्क्रीन ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आया। और ये कहावत स्मोक स्क्रीन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक भेड़ की खाल जो बिल्कुल सीधी साधी और हानि रहित लगती है, उसे ओढ़कर एक लोमड़ी यानी शिकारी बिना किसी को शक हुए सीधे अपने शिकार के पास पहुंच सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की अपने इरादे छिपाने की, लेकिन तब क्या करें जब आपकी रेप्यूटेशन ही एक धोखेबाज की हो, जब सबको पहले से ही पता हो कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या तब भी ये रूल काम करता है? मजेदार बात यह है कि कभी-कभी सबसे अच्छी चाल होती है इस नियम को पूरी तरह से पलट देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मशहूर शोमैन पीटी बार्नम। सबको पता था कि वो एक नंबर के धोखेबाज हैं, तो भोला भाला बनने की एक्टिंग करने की जगह उन्होंने अपनी इसी पहचान को गले लगा लिया। और लोग खुशी खुशी उनके धोखे में आते थे, क्योंकि वो उनके इस दुस्साहस से एंटरटेन होते थे। एक तरह से उन्होंने अपनी बेईमानी को ही अपना स्मोक स्क्रीन बना लिया था। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के ज़माने में जहाँ हर कोई ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बात करता है, क्या अपने इरादों को छिपाना आज भी एक ज़रूरी स्किल है, या ये सिर्फ एक कैरेक्टर फ्लॉ, एक नैतिक खामी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने लिए खोजना होगा।